हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटिकल आईआर मेंटर। तो जैसा कि हमने स्टार्ट की है DSSB पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके हुए हैं 2014 ऑनवर्ड्स, उनको हम इस सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं। ये 2014 की वीडियो है जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका टायर 1 एग्जाम था। इसके बाद इसी वैकेंसी का टायर 2 एग्जामिनेशन जो है वो आपको 2015 में देखने को मिला। एंड इसमें 200 क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस के पूछे गए थे, जिसमें से हम पार्ट ए में, ये आपका पार्ट ए है, इसमें हम 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में जो नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस हैं 2015 वाले पेपर के, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पर DSSB पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर जाकर आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रेशर ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनेटेड इन। तो जो प्रभाव समूह है सबसे पहले कहाँ आरंभ हुए थे? स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, यूएसए या फ्रांस? एंड इसमें हम जो आंसर्स डिस्कस करेंगे वो आंसर्स हैं जो DSSB ने अपनी ऑफिशियल आंसर की में रिलीज किए थे। ओके, तो प्रेशर ग्रुप सबसे पहले ओरिजिनेट हुए थे, प्रभाव समूह कहाँ पर? यूएसए के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पॉलिटिकल पार्टीज आर जनरली फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ। राजनीतिक दल सामान्यतः इस आधार पर बनता है। तो किस आधार पर बनता है? कॉमन इंटरेस्ट यानी आम हित, कॉमन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, आम आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत, या फिर कॉमन ग्रुप इंटरेस्ट यानी आम समूह हित, या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो पॉलिटिकल पार्टी जनरली बनती हैं कॉमन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स के बेसिस पर, आम आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉलिटिकल पार्टीज रेंडर ग्रेट सर्विस टू दी पुअर पीपल बाय। राजनीतिक दल गरीब लोगों की इस प्रकार सेवा करते हैं। तो ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। टेकिंग अप देयर कॉज विद द गवर्नमेंट, सरकार के साथ उनकी समस्याओं को पहुंचाना, या फिर प्रोवाइडिंग फ्री लीगल असिस्टेंस टू नीडी पर्सन यानी ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता पहुंचाना, या फिर प्रोवाइडिंग देम नेसेसरी फंड्स टू कंटेस्ट इलेक्शन, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगने वाली राशि मुहैया कराना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आप देखेंगे इसमें जो पहले 2 ऑप्शंस हैं, टेकिंग अप देयर कॉज विद द गवर्नमेंट एंड ये लीगल असिस्टेंस, ये गवर्नमेंट के काम है। आपसे पूछा गया है पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से सर्विस करती हैं पुअर पीपल की, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग देम नेसेसरी फंड्स टू कंटेस्ट इलेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 104, द प्रेशर ग्रुप्स ट्राइंग टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन। प्रभाव समूह अपने सदस्यों का हित इस पर दबाव डालकर आगे बढ़ाते हैं, लेजिस्लेचर पर, एग्जीक्यूटिव पर, जुडिशरी पर, या सभी पर? तो इसका सही आंसर है सभी पर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टेन फीचर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन आर गिवन बिलो बट वन ऑफ देम हैज़ बीन रॉन्गली लिस्टेड। तो लोक राय के कुछ विशिष्ट निम्न दिए गए हैं, उनमें से एक गलती से सम्मिलित किया गया है, वह आपको पहचानना है। पिछली वीडियो में रिक्वेस्ट की गई थी हिंदी की भी, तो हिंदी के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सिंपल आप DSSB हिंदी लिख दीजिए, हम आपको ये क्वेश्चन पेपर जो है इसकी PDF सेंड कर देंगे। बाकी की हम हिंदी में बोल ही रहे हैं तो आप सुन सकते हैं, इन इंग्लिश का आपको सामने दिख रहा है। सर्टेन फीचर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियंस, तो पहला ऑप्शन है पब्लिक ओपिनियन इज अ डेफिनेट ओपिनियन, लोक राय एक निश्चित राय होती है। दूसरा है आपका पब्लिक ओपिनियन इज बेस्ड ऑन साउंड आर्ग्यूमेंट्स एंड रीजंस, लोक राय यह सशक्त चर्चा और कारणों पर आधारित होती है। ऑप्शन सी है आपका जनरली इट इज, यहाँ पर जनरली इट इज द ओपिनियन ऑफ द इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी, सामान्यतः यह बुद्धिवादी अल्पसंख्यकों की राय होती है। ऑप्शन 4 है पब्लिक ओपिनियन इज बेस्ड ऑन कॉमन गुड, लोक राय आम हित पर आधारित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आपसे क्या पूछा है, पब्लिक ओपिनियन आर बिलो, वन ऑफ देम हैज़ बीन रॉन्गली लिस्टेड। तो जो गलत है वो ये है इंटेलेक्चुअल वाला, कि जनरली इट इज़ द ओपिनियन ऑफ द इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी, ये गलत है। पब्लिक ओपिनियन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी का ही ओपिनियन होता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमंग द एजेंसीज ऑफ पब्लिक ओपिनियन द प्रेस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, प्रेस कैन बी इफेक्टिव एजेंसी ऑफ पब्लिक ओपिनियन ओनली इफ। तो इसमें आपसे क्या है, लोक राय के अनेक धाराओं में अखबार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और प्रेस जो है वो लोक राय का प्रभावी माध्यम हो सकता है यदि, तो किस कंडीशन में जो प्रेस है वो एक इफेक्टिव एजेंसी की तरह काम करेगी? इट इज़ कमिटेड टू द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की नीतियों से बद्ध हो, या फिर मुक्त और निष्पक्ष हो। तो यही इसका क्या है, राइट आंसर। अगर प्रेस फ्री और इम्पार्शियल होगी तभी वो
पब्लिक ओपिनियन को सही से सामने रख पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। लोक राय की निम्न में से कौन सी अत्यंत बेहतर परिभाषा है। हो सकता है आपको पढ़ने में सभी सही लगे, लेकिन बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पहला क्वेश्चन है, एग्रीगेट ऑफ ऑल आइडेंटिकल ओपिनियंस ऑन ए स्पेसिफिक इश्यू, यानी विशिष्ट मामले पर एक जैसे व्यक्तिगत राय का पूर्ण योग। ऑप्शन बी है, सम टोटल ऑफ ओपिनियंस ऑफ मेजॉरिटी, बहुसंख्यकों की राय का जोड़। ऑप्शन सी है, एग्रीगेट ऑफ पर्सनल ओपिनियंस हेल्ड बाय सर्टेन इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स, कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा दी गई राय का पूर्ण योग। या फिर ऑप्शन डी है, पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट व्यूज शेयर्ड एंड वॉइस्ड बाय रिलेटिवली लार्जर सेगमेंट्स इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। राजनीतिक समुदाय में राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विचार जो अपेक्षाकृत बड़े वर्ग में बोले या बांटे जाते हों। तो किसी विशेष वर्ग की बात नहीं है, इसमें क्या है, किसी विशिष्ट मामले पर एक जैसी व्यक्तिगत राय का पूर्ण योग ही आपका पब्लिक ओपिनियन कहलाता है। द एग्रीगेट ऑफ ऑल आइडेंटिकल पर्सनल ओपिनियंस ऑन अ स्पेसिफिक इश्यू। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये आपके वही क्वेश्चंस हिंदी में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रॉन्गली लिस्टेड एज एन एजेंसी ऑफ पब्लिक ओपिनियन। निम्न में से कौन लोक राय के साधन की सूची में गलती से सम्मिलित किया गया है। प्रेस यानी अखबार, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्थाएं, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें देखेंगे कि प्रेस हो या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों या पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, ये सभी एक पब्लिक ओपिनियन के एजेंसी के तौर पर काम करती हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु सेड द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिपेंड अपॉन द डिग्री टू विच द पब्लिक ओपिनियन इज साउंड, वेल डेवलप्ड एंड इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द एक्शन एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। लोकतंत्र सरकार की सफलता इस पर निर्भर करती है कि लोक राय कितने दर्जे से सशक्त, विकसित और प्रभावी है कि सरकार की करनी और नीतियों पर नियंत्रण कर सके। तो ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा कहा था गेटेल ने। तो ये इसका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पब्लिक ओपिनियन इज कॉमनली यूज्ड टू डिनोट द एग्रीगेट ऑफ द व्यूज मैन होल्ड रिगार्डिंग मैटर्स दैट अफेक्ट और इंटरेस्ट द कम्युनिटी। तो हु मेड द अबव स्टेटमेंट, जो विषय समुदाय को प्रभावित करता है या दिलचस्पी पैदा करता है, ऐसे विषयों पर आदमियों के विचारों का पूर्ण योग ही लोक राय सामान्यतः दर्शाती है। तो यह कथन किसका है, किसने ये स्टेटमेंट दिया था, तो ये स्टेटमेंट दिया था आपके ब्राइस जी ने, और इनकी एक फेमस बुक है जो 1921 में पब्लिश होती है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज, जो आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सोसाइडल टू द ग्रोथ ऑफ हेल्दी पब्लिक ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 111, लोक राय के सशक्त वृद्धि के लिए निम्न में से कौन आत्मघातक है यानी सही नहीं है। तो टेलीविज़न, रेडियो और सिनेमा ये तो ज़रूरी हैं, लेकिन येलो जर्नलिज्म जिसे हम बोलते हैं सनसनीखेज पत्रकारिता, ये गलत है। इसमें क्या है, ये फेक न्यूज़ को भी प्रमोट कर सकते हैं। इनसे व्यूज़ और टीआरपी से जब मतलब हो और न्यूज़ को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करें, उसको बोलते हैं येलो जर्नलिज्म। एंड इससे जो हेल्दी पब्लिक ओपिनियन की ग्रोथ है उसके लिए ये क्या है, आत्मघातक साबित होता है। तो डी इसका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 112, जॉर्ज होरेस गुलुप हु इन्वेंटेड द मेथड ऑफ गुलुप पोल। तो ये जो व्यक्ति हैं जॉर्ज होरेस गुलुप, इन्होंने ये गुलुप पोल का जो प्रक्रिया है वो इसका इन्वेंट किया था। तो ये कहाँ से हैं, ये हैं यूएसए से। जैसे आज हम ओपिनियन पोल की बात करते हैं पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए, उसी तरह से गुलुप पोल इन्होंने स्टार्ट किया था, कहाँ पर, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, पब्लिक ओपिनियन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन। लोक राय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डेमोक्रेटिक सिस्टम यानी लोकतांत्रिक पद्धति में, या डिक्टोरियल सिस्टम तानाशाही पद्धति में, या दोनों में, या किसी भी प्रकार, सभी प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम्स में। तो इसका जो राइट आंसर है कि पब्लिक ओपिनियन वाइटल रोल कहाँ प्ले करता है, जहाँ डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। पब्लिक ओपिनियन एक्सप्रेस तो आप डिक्टोरियल सिस्टम में भी कर सकते हैं, लेकिन वो वहाँ वाइटल रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि जो डिक्टेटर होगा तानाशाही, उसे मतलब ही नहीं है पब्लिक के ओपिनियन से। तो इसलिए जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 114, द फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ अ फीचर ऑफ।
डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतांत्रिक संविधान, या टोटलिटेरियन कॉन्स्टिट्यूशन, सर्वसत्तात्मक संविधान, या दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आप सभी जानते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस का फीचर है। क्वेश्चन नंबर 115, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच? निम्न में से कौन सा संविधान वाक्य स्वातंत्र्य का अधिकार नहीं स्वीकृत करता? तो स्विस कॉन्स्टिट्यूशन हो, या यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन हो, जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो ये सभी फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो गया नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 116, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ब्लैकस्टोन एक इंग्लिश ज्यूरिस्ट थे, डिड नॉट कंसीडर सेंसरशिप एज अ रिस्ट्रेंट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये जो ब्लैकस्टोन है, ये नहीं मानते थे कि वाक्य स्वतंत्रता के लिए सेंसर व्यवस्था कोई अड़ंगा बन सकती है। फ्रेंच फिलोसोफर्स जो 19वीं सेंचुरी के थे, वो भी नहीं कंसीडर करते थे सेंसरशिप को एज अ रिस्ट्रेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच में बाधा के तौर पर नहीं मानते थे। यूएस की कोर्ट भी नहीं मानती, तो ये सभी गलत है। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही जो हैं वो मानते हैं कि सेंसरशिप जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए रिस्ट्रेंट है, इसलिए डी इसका क्या है राइट आंसर के ऑल ऑफ द अबव कंसीडर्ड सेंसरशिप एज रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच। उपरोक्त सभी मानते हैं कि सेंसर व्यवस्था यह वाक स्वतंत्र के लिए, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके लिए क्या है, एक नियंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, अगेन ये आपके हिंदी में दिए हुए हैं, 117। द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेस हैज़ इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू, हाल के वर्षों में इस कारण से पत्रकारिता का महत्व बढ़ गया है। तो किन कारणों से पत्रकारिता का महत्व बढ़ा है वो आपको बताना है। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग मशीन, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर इन लार्ज क्वालिटी, या इंट्रोडक्शन ऑफ क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका सही आंसर है स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के जो विकास हुआ है उससे जो मीडिया की पत्रकारिता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। फिर है आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस इंक्लूड्स, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस में क्या क्या आता है? राइट टू प्रिंट एंड पब्लिश न्यूज़ एंड व्यूज़, प्रिंट करने का, न्यूज़ को पब्लिश करने का, देखने का अधिकार हो। प्रिंटेड मैटर्स को सर्कुलेट या डिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार हो, या किसी भी पब्लिक अफेयर्स पे हम कमेंट कर सकें या पब्लिक मैन एंड मेजर्स को क्रिटिसाइज कर सकें। तो प्रेस ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस में ये सभी इंक्लूडेड हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द फ्रीडम ऑफ प्रेस? तो निम्नलिखित में से कौन प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल नहीं है? राइट टू प्रिंट पब्लिक न्यूज़, राइट टू गैदर न्यूज़, समाचार एकत्र करने का अधिकार, फ्रीडम नॉट टू पब्लिश एनी न्यूज़ आर्टिकल, कॉरेस्पॉन्डेंस और एनी अदर मटेरियल, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सभी तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंदर आते हैं। इंडियन फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या है? तो स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, या इम्प्लाइड है इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, संविधान में विशिष्ट रूप से प्रदत्त है, संसद के कानून के अंतर्गत भारत के लोगों के लिए उपलब्ध है, इज इट अवेलेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, और इट इज़ अवेलेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, क्या कार्यकारी आदेश के अंतर्गत भारतीय लोगों के लिए उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, इट इज़ इम्प्लाइड इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 121, ये है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियाज कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया? तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कौन सा इसमें से क्राइटेरिया नहीं हो सकता? अगर राज्य की सिक्योरिटी की बात हो तो हाँ रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है, फॉरेन स्टेट से अगर फ्रेंडली रिलेशन से रिलेटेड कुछ इश्यू है तो भी हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, अगर हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करें तो इसके लिए हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सी इसका क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लिबरलिज्म कैन बी ट्रेस्ड बैक टू दी अर्ली ग्रीक थिंकर्स, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688 या अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो जो लिबरलिज्म है उसको हम कहाँ से ट्रेस करते हैं? अर्ली ग्रीक थिंकर्स से। लिबरलिज्म बिकम अ डेफिनेट थ्योरी और फिलोसफी ओनली इन, तो ये डेफिनेट थ्योरी या फिलोसफी कब बना आपका? 19th सेंचुरी। लिबरलिज्म हैज़ अ फिलोसफी फ्लरिश्ड मैक्सिमम इन, तो जो लिबरलिज्म है वो सबसे ज़्यादा किस देश में फ्लरिश हुआ है वो आपको बताना है। जैसे इंग्लैंड आपका ऑप्शन है, यूएस है, फ्रांस है,
जर्मनी हैं। तो जो उदारवादी विचारधारा है वो दर्शन के रूप में सबसे अधिक इंग्लैंड के अंदर फ्लरिश हुई है। आप सभी जानते हैं, फादर ऑफ लिबरलिज्म के नाम से भी हम जानते हैं जॉन लॉक को, एंड ये एक ब्रिटिश थिंकर थे, स्कॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिबरलिज्म फ्लरिश्ड इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में ये फ्लरिश क्यों हुआ? क्योंकि इंग्लैंड के अंदर स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास देखने को मिलती थी। तो ए इसका क्या हो गया? राइट आंसर। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। द क्लासिकल लिबरल्स बिलीव्ड दैट। तो क्लासिकल लिबरल्स की बात करें तो प्रतिष्ठित उदारवादियों का विश्वास था कि स्ट्रॉन्ग नेशन हैड राइट टू डोमिनेट द वीक नेशंस। प्रबल देशों को दुर्बल देशों पर शासन करने का अधिकार है। या फिर नो नेशन हैड द राइट टू एक्सप्लॉइट द अदर। कोई भी देश किसी दूसरे देश को अनुचित लाभ लेने के लिए अधिकार नहीं है दूसरे देश से। या फिर द रिच नेशंस मस्ट हेल्प द पुअर नेशंस टू एलिमिनेट इंटरनेशनल टेंशन। संपन्न राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय तनाव कम करने में गरीब राष्ट्रों की मदद करनी चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, पुअर नेशंस मस्ट जॉइन हैंड्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द रिच नेशंस। गरीब राष्ट्र एकजुट होकर अपने आप को संपन्न राष्ट्रों से सुरक्षा देना चाहिए। तो क्लासिकल लिबरल्स जो हैं वो किस में विश्वास करते थे? क्लासिकल लिबरल्स बात करते थे कि नो नेशन हैड द राइट टू एक्सप्लॉइट द अदर, यानी किसी भी देश को किसी दूसरे देश से अनुचित लाभ लेने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिविजुअलिज्म विच वॉज वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ लिबरलिज्म प्लीडेड फॉर। उदारवाद का एक सिद्धांत व्यक्तिवाद इसकी वकालत करता था। तो किसकी? मैक्सिमम स्टेट कंट्रोल, या मैक्सिमम फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, या प्रेस सेंसरशिप, या डेवलपमेंट ऑफ मॉरल लाइफ। तो ये बात करता है अत्यधिक व्यक्तिगत आज़ादी की, यानी मैक्सिमम फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन फॉर द इंडिविजुअल वॉज ऑफर्ड बाय। तो इंडिविजुअलिज्म का जो इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन है वो किसके द्वारा दिया गया था? वो एडम स्मिथ जी के द्वारा दिया गया था। एंड वेल्थ ऑफ नेशंस जो है वो इन्हीं की बुक है, एडम स्मिथ की। तो यही आपसे डायरेक्टली पूछ लिया गया है। द सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन फॉर इंडिविजुअलिज्म वॉज गिवन बाय। तो ये दिया था आपके जे.एस. मिल ने। व्यक्तिवाद का सामाजिक और राजनीतिक औचित्य किसने दिया था? जे.एस. मिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 131, द क्रेडिट फॉर कन्वर्टिंग लिबरलिज्म इनटू पॉजिटिविस्ट लिबरलिज्म इन द 19th सेंचुरी गोज टू। उदारवाद को 19वीं सदी में रचनात्मक उदारवाद में बदलने का श्रेय किसे जाता है? तो ये श्रेय जाता है आपके हर्बर्ट स्पेंसर जी को। एंड इन्हें हम ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट के लिए भी जानते हैं। इनकी दो बुक्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, पहली है सिंस ऑफ लेजिस्लेटर्स एंड एक है मैन वर्सेस स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडियलिस्ट रिवीजन ऑफ लिबरलिज्म वॉज अफेक्टेड बाय। उदारवाद के आदर्शवादी संस्करण पर किसका असर था? तो बर्नार्ड बोसांक्वेस्ट का इफेक्ट था। तो ये इसका क्या हो गया? राइट आंसर। मॉडर्न लिबरलिज्म डिफर्स फ्रॉम क्लासिकल लिबरलिज्म। जो मॉडर्न लिबरलिज्म है यानी आधुनिक उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद से किस प्रकार अलग है? तो ये अलग है, इट स्टैंड्स फॉर अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ टायरनी एंड एक्सप्लॉयटेशन। वह विश्व को सर्व प्रकार की तानाशाही और शोषण से मुक्त देखना चाहता है। तो यही इसका क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म विच अरोज एज अ रिएक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीम कलेक्टिविज्म डिफर्स फ्रॉम 19th सेंचुरी इंडिविजुअलिज्म इज सो फार एज। आधुनिक व्यक्तिवाद जो तीव्र सामूहिकवाद की प्रतिक्रिया में उभरा, यह 19वीं सदी वाले व्यक्तिवाद से किस तरह अलग है? ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है, इट फोकसेस अटेंशन ऑन ग्रुप रादर देन इंडिविजुअल। यह व्यक्ति के बजाय समूह पर ध्यान डालता है। या फिर ऑप्शन बी है, इट प्लीड्स फॉर अबॉलिशिंग द स्टेट। वह शासन को समाप्ति की वकालत करता है। इट प्लीड्स फॉर मैक्सिमम फंक्शन फॉर द स्टेट। देश के लिए अत्यधिक कार्य करने की हिमायत करता है। या फिर इट प्लीड्स फॉर एब्सोल्यूट फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल। व्यक्ति की संपूर्ण आज़ादी के पक्ष में है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, इट फोकसेस अटेंशन ऑन ग्रुप रादर देन इंडिविजुअल। व्यक्ति के बजाय समूह पर ध्यान डालता है। तो यही इसी वजह से जो मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म है, जो कि एक्सट्रीम कलेक्टिविज्म के रिएक्शन के तौर पर उभरा, वो 19th सेंचुरी के जो इंडिविजुअलिज्म है उससे इसलिए अलग है, क्योंकि 19th सेंचुरी का जो इंडिविजुअलिज्म था वो पूरा इंडिविजुअल पर फोकस करता था, बट मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म ग्रुप पर भी फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 135, द मॉडर्न इंडिविजुअल्स कंसीडर द स्टेट एज। तो जो मॉडर्न
इंडिविजुअलिस्ट हैं, आधुनिक व्यक्तिवाद, ये स्टेट को कैसा मानते हैं? ओमनीपोटेंट मानते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं, या फिर इंडिस्पेंसिबल, अनिवार्य मानते हैं? तो इसका सही आंसर है अनिवार्य मानते हैं, इंडिस्पेंसिबल। यूटिलिटेरियनिज्म विच इज अनदर थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म इज एसोसिएटेड विद द, तो जो लिबरलिज्म यूटिलिटेरियनिज्म है, जो कि लिबरलिज्म की ही एक अनदर थ्योरी है, वो किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 136 में। हीगल से, बेंथम से, जॉन लॉक से। तो ये जो उपयोगितावाद है ये किससे संबंधित है? बेंथम से। तो 20 का क्या हो गया? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, अत्यधिक संख्याओं का अत्यधिक हित, यह सिद्धांत किस विचारधारा का है? आइडियलिस्ट का है, इंडिविजुअलिस्ट का है, या यूटिलिटेरियनिज्म का है? अभी हमने देखा ये उपयोगितावादियों का इसकी बात करते हैं। तो यूटिलिटेरियनिज्म क्या हो गया इसका राइट आंसर। इंडिविजुअलिज्म को हम किस नाम से भी जानते हैं? तो इंडिविजुअलिज्म में क्या बात होती है? लेसिस फेयर की बात होती है। ठीक है, लेसिस फेयर मतलब अहस्तक्षेप। फिर है ये आपका अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको टायर 1 में भी देखने को मिला था। हु कॉइन्ड द टर्म पोस्ट कॉप? लूथर गुलिक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म अरोज एज अ रिएक्शन अगेंस्ट, तो जो मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म है, अभी एक पिछले क्वेश्चन में भी था, ये किसके अगेंस्ट रिएक्शन के तौर पर उभरा था? एक्सट्रीम कलेक्टिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 141 है, Who of the following is the most important exponent of modern individualism? निम्न में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का अत्यंत महत्वपूर्ण हिमायक है? जेएस मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, या ग्राहम वलास? तो इसका राइट आंसर है ग्राहम वलास, और इनकी फेमस बुक भी है जो आपको याद रखनी चाहिए, 1908 में पब्लिश होती है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म बिलीव्स, जो विकासवादी समाजवाद है वह किसमें विश्वास रखता है? ब्रिंगिंग अबाउट चेंज थ्रू पीसफुल मेथड, शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव लाना, या ब्रिंगिंग चेंजेस थ्रू रिवॉल्यूशनरी मेथड, क्रांतिकारी तरीके से बदलाव लाना, या फिर इन स्टेटस को विज़ मेंटेनिंग द प्रेजेंट सिचुएशन, वह जैसे थे वैसी ही स्थिति में रखना चाहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही तरीका है एवोल्यूशन। एक होता है एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, विकासवादी समाजवाद, दूसरा है क्रांतिकारी समाजवाद, रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म, जो मार्क्स का देखने को मिलता है। इवोल्यूशनरी सोशलिज्म बात तो करता है बदलाव की, लेकिन पीसफुल तरीके से बात करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस थ्रू पीसफुल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? उद्देश्य क्या है समाजवाद का? समाजवाद का उद्देश्य है न्याय संगत और उचित समाज की स्थापना, एस्टेब्लिश अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। ऑप्शन बी क्या हो गया इसका राइट आंसर। द सोशलिस्ट ले एम्फेसिस ऑन, समाजवादी किस पर जोर देते थे? पॉलिटिकल लिबर्टी पर, इकोनॉमिक लिबर्टी पर, या राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, या न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर? तो ये बात करते हैं आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वेलिटी, तो यही इसका राइट आंसर है। अब ये क्वेश्चन हिंदी में गिवन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 145, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सोशलिज्म इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन कम्युनिज्म एंड लिबरलिज्म, समाजवाद कम्युनिज्म और उदारवाद के बीच का समझौता है, या फिर हाफ वे बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड आइडियलिज्म, व्यक्तिवाद और आदर्शवाद के बीच समाजवाद ये आधे रास्ते पर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सोशलिज्म इज अ हाफ वे हाउस बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या है आपका? स्टेट को सेंटर फोकस पर रखता है, और इंडिविजुअलिज्म ह्यूमन को सेंटर पे रखता है अपने फोकस के, लेकिन सोशलिज्म क्या है? दोनों पर रखता है, तो इसलिए इज अ हाफ वे हाउस बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड आइडियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोशलिज्म फेवर नेशनलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विद अ व्यू, समाजवादी नैसर्गिक स्रोतों पर राष्ट्रीयकरण इस कारण चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? उत्पादन व्यय कम करने के लिए, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ाने के लिए, या फिर एक्सप्लॉयटेशन अवॉइड करने के लिए, शोषण रोकने के लिए, या फिर टू इंश्योर देयर फुल यूटिलाइजेशन,
संपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है शोषण रोकने के लिए, टू अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन। वन ऑफ द चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ फेबियनिज्म, फेबियनिज्म के चीफ एक्सपोनेंट इसमें से कौन है? एंजल्स लास्की या फिर सिडनी वेब। तो फेबियनिज्म जो इंग्लैंड में 1884 में आई थिंक स्टार्ट हुई थी, फेबियन सोसाइटी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिडनी वेब। फेबियनिज्म ड्रू इट्स नेम फ्रॉम फेबियस, तो फेबियस कौन था? एक रोमन जर्नल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेबियनिज्म किसमें विश्वास रखता है? तो फेबियनिज्म विश्वास रखता है स्लो एंड पीसफुल चेंज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 150, एज रिगार्ड्स द मेथड ऑफ फेबियनिस्ट दे बिलीव इन इम्प्लीमेंटिंग देयर प्रोग्राम। फेबियनिस्ट अपना कार्यक्रम किस प्रकार करते थे? प्रोपेगेंडा या परसुएशन के थ्रू, जनरल स्ट्राइक के थ्रू, या कंप्लीटली गवर्नमेंट को डिसलोकेट करके, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका, ये प्रोपेगेंडा एंड परसुएशन तो नहीं करेंगे, तो ये जनरल स्ट्राइक के थ्रू सही समय का वेट करके एंड देन उस समय, तो सामान्य आक्रमण। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीफ अटैक ऑफ द फेबियनिस्ट, फेबियनिस्ट का प्रमुख हमला किसके विरुद्ध था? कैपिटलिज्म, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कंसंट्रेशन, प्राइवेट प्रॉपर्टी, पूंजीवाद, बड़े उद्योग, केंद्रीकरण या निजी संपत्ति। तो इनका जो मेन जो था किसके अगेंस्ट था? ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट था। आप इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं। सो इट इज़ अ सिम्टम, एक तरीके से एक सिम्टम के तौर पर था। जो मेन बीमारी थी वो इनके हिसाब से थी कैपिटलिज्म, एंड ये बात करते थे ग्रेजुअल एंड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की। और ये क्या कहते थे एंड फेबियनिस्ट के अकॉर्डिंग जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, इससे क्या होता है? इनइक्वालिटी होती है, असमानता होती है, शोषण होता है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड ऑफ फ्यू, कुछ लोगों के हाथों में ही संपत्ति इकट्ठी होती है, सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय होता है, और पॉवर्टी, गरीबी आती है। अब ये सुझाव क्या देते थे? ये कहते थे कि इंडस्ट्रीज़ की जो की इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी ओनरशिप पब्लिक के हाथ में होनी चाहिए, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स गवर्नमेंट को रन करनी चाहिए, एंड मार्केट्स का रेगुलेशन होना चाहिए। तो ये फेबियनिस्ट बात करते थे। अब जो फेबियनिज्म है ये वाया मीडियम है किस किस के बीच में? इंडिविजुअलिज्म एंड सोशलिज्म के बीच में। फेबियनिज्म वर इन फेवर ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तो ओनरशिप है वो किसको ट्रांसफर करना चाहते थे? अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं सोसाइटी के साथ, बट DSSB ने जो इसका राइट आंसर माना है वो है ऑप्शन ए, वर्कर्स, क्योंकि इनके हिसाब से सभी वर्कर्स होंगे, तो इस वजह से वर्कर्स को ही ओनरशिप जाएगी। द फेबियनिस्ट विश्ड टू एलिमिनेट द आइडल क्लास, यानी जो फेबियनिस्ट स्वामित्व नहीं, सॉरी ये पिछला क्वेश्चन है। फेबियनिस्ट समाज के बेकार वर्ग को इस तरह समाप्त करना चाहते थे। आइडल क्लास को कैसे करेंगे? कि जो लैंडेड प्रॉपर्टी है, जमीनी संपत्ति, उसको हटा देंगे, तो क्या है, सबको काम करना पड़ेगा। तो यही इसका क्या हो गया राइट आंसर, बाय एलिमिनेटिंग दी लैंड प्रॉपर्टी। अब ये हिंदी में आपके क्वेश्चन गिवन है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 155। फेबियनिस्ट हेल्ड दैट स्टेट इज अ, फेबियनिस्ट की सोच थी कि देश क्या है, मोरल इंस्टीट्यूशन है, या शोषण का साधन है, या आवश्यक बुराई है, या ट्रस्टी ऑफ द पीपल है। तो इन लोगों के अनुसार ये क्या है? ट्रस्टी ऑफ द पीपल है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेबियनिस्ट वर इन फेवर ऑफ, तो फेबियनिस्ट किसके फेवर में थे, किसके पक्ष में थे? औरतों को मतदान का अधिकार मिले, या औरतों को मतदान का अधिकार नहीं मिले, ऑप्शन बी, या फिर ऑप्शन सी, ग्रांटिंग फ्रेंचाइज टू वुमेन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, यानी कुछ शर्तों के साथ मतदान का अधिकार मिले, या नेवर एक्सप्रेस्ड एनी व्यू, या फिर इस विषय पर उन्होंने अपने विचार कभी व्यक्त नहीं किए। तो J.S. मिल की एक रचना थी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जो 1869 में पब्लिश हुई थी, और उसमें वो महिला को सार्वजनिक क्षेत्र में समानता पर की बात करते थे। और ये जो फेबियनिस्ट हैं ये बात करते हैं कि वुमेन को फ्रेंचाइज राइट मिलने चाहिए विदाउट एनी कंडीशन। तो ए इसका क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इवोल्यूशनरी ब्रांड ऑफ सोशलिज्म। तो सोशलिज्म का इवोल्यूशनरी ब्रांड नहीं है, मतलब विकासात्मक नहीं है। तो दो हमने देखे थे, एक होता है विकासात्मक इवोल्यूशनरी, एक होता है रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि इवोल्यूशनरी नहीं है। स्टेट सोशलिज्म, फेबियनिज्म, गिल्ड सोशलिज्म, ये तीनों ही क्या है इवोल्यूशनरी। कौन सा नहीं है? कम्युनिज्म नहीं है। तो ये इसका क्या हो गया राइट आंसर ए। क्यों? क्योंकि कम्युनिज्म आपका रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रॉन्गली लिस्टेड एज रिवॉल्यूशनरी ब्रांड ऑफ सोशलिज्म। तो इनमें से कौन रिवॉल्यूशनरी नहीं है? तो फेबियनिज्म। क्यों? क्योंकि फेबियनिज्म क्या है? इवोल्यूशनरी है, विकासात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 159। रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म बिलीव्स इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, संवैधानिक तरीकों से बदलाव लाना, या वायलेंट रेवोल्यूशन, दूसरा ऑप्शन हिंसक क्रांति से, या कंप्लीटली ओवरथ्रो द प्रेजेंट सिस्टम, वर्तमान पद्धति को संपूर्ण उलट देकर, या फिर स्टेटस को मेंटेन करके जैसे थे वैसी स्थिति बनाए रखना। तो जो रिवॉल्यूशनरी हैं वो किसकी बात करते हैं? क्रांति की। तो वायलेंट रेवोल्यूशन ये इसका आंसर है। अगर इवोल्यूशनरी होता तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। द डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट आर, लोकतांत्रिक समाजवादी क्या होते हैं? सभी राष्ट्रीयकरण के खिलाफ होते हैं, अगेंस्ट ऑल नेशनलाइजेशन, या फिर इन फेवर ऑफ इमीडिएट नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल इंडस्ट्री, सभी उद्योगों के तुरंत राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है, या फिर नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री थ्रू स्टेजेस के पक्ष में है, या मिक्स्ड इकोनॉमी के पक्ष में है। तो जो आपके डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं ये फेवर करते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री थ्रू स्टेजेस, चरणों में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पॉलिटिकल साइंस किसकी ब्रांच है? सोशल साइंस की है। अगेन एक रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको टायर 1 में भी देखने को मिला था। फेबियनिस्ट वर इन द फेवर ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द लैंड टू वर्कर्स, ये सेम इसी शिफ्ट में रिपीट हुआ है। अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट प्लांट प्रोडक्शन इज गुड। क्वेश्चन नंबर 163। लोकतांत्रिक समाजवादी के अनुसार योजित उत्पादन इसलिए अच्छा है, क्यों? ऑप्शन ए, इट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप माल का उत्पादन होता है, या फिर ऑप्शन बी है, इट लीड्स टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन, वृहद पैमाने पर उत्पादन की ओर बढ़ाता है, या वर्कर हैव अ स्टेक इन द सिस्टम एंड ट्राई टू प्रोड्यूस मैक्सिमम लोएस्ट कॉस्ट, मजदूरों का प्रबंधन में हिस्सा होने के कारण वे कम से कम व्यय पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करते हैं, या फिर इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, तो अच्छी श्रेणी के माल उत्पादन में अग्रता मिलती है। तो जो लोकतांत्रिक समाजवादी हैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, उनके अकॉर्डिंग प्लांट प्रोडक्शन इसलिए अच्छा है, क्यों? क्योंकि इसमें मजदूरों का उसमें हिस्सा होता है और वो कम से कम खर्चे में ज़्यादा प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, वर्कर हैज़ अ स्टेक इन द सिस्टम एंड ट्राई टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम लोएस्ट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 164। द फेबियन सोसाइटी वॉज सेटअप टू, फेबियन सोसाइटी किस लिए शुरू की गई थी? तो ये आपकी शुरू की गई थी टू पॉपुलराइज सोशलिज्म 1884 में, समाजवाद को लोकप्रिय बनाने के लिए। फिर मार्क्स के अनुसार स्टेट क्या है? मार्क्स के अनुसार स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है एक्सप्लॉयटेशन का, एक साधन है शोषण का, जिससे जो बुर्जुआज हैं वो प्रोलेटेरिएट को एक्सप्लॉयट करते हैं। अगेन एक ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मार्क्स बिलोंग्स टू, सॉरी ये रिपीटेड नहीं है, रिपीटेड पहले टायर 1 में पूछा था आपका रूसो, टायर 1 में क्या पूछा था आपसे? रूसो का पूछा था। अब पूछा है मार्क्स का, तो मार्क्स तो थे जर्मनी से, ठीक है। तो कौन सा थिंकर्स किस कंट्री से बिलोंग करता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क्स हिस्ट्री इज द प्रोडक्ट ऑफ, मार्क्स के अनुसार हिस्ट्री जो है वो किसका प्रोडक्ट है? क्वेश्चन नंबर 167। तो मार्क्स के अनुसार जो इतिहास है वो मटेरियल फोर्सेस का प्रोडक्ट है, द मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते थे ये, भौतिक बल। तो ए क्या हो गया इसका राइट आंसर 167 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, किस पर बेस्ड है? मोड ऑफ प्रोडक्शन के, जो कोर्स ऑफ हिस्ट्री है वो किससे डिटरमाइन होती है? मोड ऑफ प्रोडक्शन से। तो ऑप्शन डी क्या हो गया इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 169। अकॉर्डिंग टू मार्क्स द क्लास डिस्टिंक्शन इन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन, मार्क्स के अनुसार समाज में वर्ग विभेद किस पर आधारित हैं? जो प्रतिकूल हित हैं, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग हित हैं। होस्टाइल इंटरेस्ट इसका राइट आंसर है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। वर्कर्स चाहते हैं उन्हें आर्थिक समानता मिले, जो बुर्जुआज हैं वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो दोनों के हित अलग अलग हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग हैं। तो यही इसी वजह से क्लास के अंदर डिस्टिंक्शन पाया जाता है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू मार्क्स द वैल्यू ऑफ अ गुड इज डिटरमाइंड बाय, मार्क्स के अनुसार किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो किस पर निर्धारित होता है? तो लेबर के अकॉर्डिंग, श्रम के, मजदूरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। मार्क्स के अनुसार आपसे पूछा है, ये ध्यान रखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सम्स अप मार्क्स व्यू अबाउट हिस्ट्री, निम्न में से कौन सा कथन मार्क्स के इतिहास के ऊपर के विचार को दर्शाता है कि हिस्ट्री कुछ नहीं है, सिर्फ
विभिन्न लोगों के बीच की लड़ाई का रिकॉर्ड है, हिस्ट्री इज़ नथिंग बट अ रिकॉर्ड ऑफ वॉर बिटवीन द वेरियस पीपल, या फिर हिस्ट्री इज़ नथिंग बट अ सक्सेशन ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड, इतिहास कुछ नहीं बल्कि दमनकारी और उत्पीड़ितों के बीच के संघर्ष का सिलसिला है। तो इसका जो यही क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट आर इन फेवर ऑफ, जो मार्क्सवादी समाजवादी हैं वो किसके पक्ष में हैं? तो दे आर इन फेवर ऑफ अबॉलिशिंग कैपिटलिज्म, पूंजीवाद को बर्खास्त करना, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मार्क्सिस्ट बिलीव दैट कैपिटलिज्म कंट्रीब्यूट्स टू इट्स ओन डिस्ट्रक्शन, मार्क्सवादी विश्वास करते हैं कि पूंजीवाद अपने आप को इस प्रकार नाश करता है, बाय पेइंग लोएस्ट वेजेस टू वर्कर एंड रिड्यूसिंग देयर परचेजिंग पावर, यही इसका क्या है राइट आंसर, कि मजदूरों को कम से कम मजदूरी देकर उनकी खरीदारी की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। कैपिटलिज्म बात करते हैं कि जो उनका प्रोडक्ट है वो बिके ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, लेकिन जो खरीदने वाले हैं ग्राहक हैं उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो अपनी परचेज़ कम कर देंगे, उनको वेजेस कम मिलेंगे तो वो अपनी परचेज़ कम कर देंगे। इसी तरह से कैपिटलिज्म जो है वो अपने ही डिस्ट्रक्शन का काम करता है, अपने ही नाश का काम करता है मार्क्सिस्ट के अनुसार, मार्क्सवादियों के अनुसार। तो ये उसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 174। ये क्वेश्चन आपका कहता है कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स अ रिवॉल्यूशन इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी टेक्स प्लेस, मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में किस कारण क्रांति होती है? ड्यू टू फॉरेन इंटरफेरेंस, विदेशी हस्तक्षेप से, या इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एलिट्स, पूंजीवादी विशेष श्रेणी को अधिक महत्व देने से, या ग्रोइंग एंटेगोनिज्म बिटवीन दी हैव एंड हैव नॉट, है और है नहीं के बीच बढ़ते विरोध से। तो इसका यही इसका राइट आंसर है, ड्यू टू दी ग्रोइंग एंटेगोनिज्म बिटवीन दी हैव एंड हैव नॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्क्स हेल्ड दैट इन अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, मार्क्स के अनुसार कम्युनिस्ट सोसाइटी में बुर्जुआज विल डोमिनेट दी प्रोलेटेरिएट, या फिर ये तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में होता है उनके अनुसार, या फिर जो प्रोलेटेरिएट हैं वो डोमिनेट करेंगे बुर्जुआज को, ये भी नहीं होगा, या दोनों के जो स्पष्ट रूप से आंका जाए उनके क्षेत्र को और किसी का किसी पर अधिकार नहीं, या फिर कोई भेद ही ना हो मध्यम वर्गीय और श्रमजीवियों में, बुर्जुआज और प्रोलेटेरिएट में जो कोई डिस्टिंक्शन ही ना हो। तो मार्क्स के अनुसार कम्युनिस्ट सोसाइटी का क्या फीचर है? डिस्टिंक्शन बिटवीन द बुर्जुआज एंड प्रोलेटेरिएट शैल नॉट एग्जिस्ट, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कम्युनिज्म विच वॉज प्रोपाउंडेड बाय द मार्क्स एंड एंजल्स एंड मॉडिफाइड बाय सब्सिक्वेंट फिलोसोफर्स बिलीव इन, कम्युनिज्म जिसे मार्क्स और एंजल्स ने प्रस्तुत किया और बाद में तत्वज्ञानियों ने परिष्कृत किया, किसमें विश्वास रखते थे ये? स्टेट ओनरशिप ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, सभी उत्पादों के साधन देश के अधीन हो, या फिर इकोनॉमिक स्फीयर में कंप्लीट फ्रीडम, तो ऑप्शन बी तो कैपिटलिज्म की बात हो तो गई। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात विद द ओनली की इंडस्ट्री अंडर स्टेट कंट्रोल, तो ये भी नहीं। तो कम्युनिज्म में क्या होगा? स्टेट ओनरशिप ऑफ द ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ए इसका क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू पर्सन हु एक्सरसाइज मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन मार्क्स, मार्क्स के ऊपर सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव रहा है? किन दो लोगों का? तो वो है आपके हीगल एंड फ्योरबाख, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडिया वॉज बोरोड बाय मार्क्स फ्रॉम हीगल, तो हीगल से कौन सा आइडिया मार्क्स ने लिया था? तो डायलेक्टिकल मेथड का आइडिया लिया था। देन फिर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज़ बीन रॉन्गली एट्रीब्यूटेड टू मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 179। स्टेट इज़ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द बुर्जुआज, देश जो है वो मध्यम वर्गीयों की कार्यकारी समिति है। द स्टेट यूजेज फोर्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल, तो पुअर पीपल का तो नहीं करेगी, मार्क्स के अनुसार स्टेट नहीं कर रही थी, स्टेट तो ऑपरेस कर रही थी। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? रॉन्गली एट्रीब्यूट, तो इसी वजह से ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी, जो आपसे रॉन्गली पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन अकॉर्डिंग टू सोशलिस्ट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स, सभी बुराइयों की जड़ क्या है सोशलिस्ट के अकॉर्डिंग? प्रॉपर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी या सभी? तो वो है प्रॉपर्टी, संपत्ति, पूंजी। फासिज्म एज अ फिलोसफी डेवलप्ड, तो फासिज्म एज अ फिलोसफी के तौर पर कब डेवलप हुआ? तो ये आपका 1919 में स्टार्ट हुआ था, मुसोलिनी इटली के अंदर। तो
वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड के बीच का जो पीरियड है उस समय ये हुआ था कि वर्ल्ड वॉर के बाद जो बेनिफिट्स इसको इक्वली शेयर नहीं किए गए इटली के साथ, इस कारण से जो इटली की जनता थी, वहाँ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उससे विश्वास हट गया एंड फासिज्म वहाँ डेवलप हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चीफ एडवोकेट ऑफ फासिज्म। तो फासिज्म का चीफ एडवोकेट कौन था? मुसोलिनी। कहाँ से था? इटली से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फासिज्म ओरिजिनेटेड एज। तो फासिज्म किस तौर पर ओरिजिनेट हुआ था? अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तौर पर। एंड अकॉर्डिंग टू फासिस्ट द स्टेट, फासिस्ट के अकॉर्डिंग राज्य क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण का साधन है? नहीं, ये तो मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग था। एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस एंड वर्च्यू, न्याय और सद्गुण का अवतार है या क्लास स्ट्रगल है या सुपरफ्लुअस है? मतलब सुपरफ्लुअस मतलब फालतू है। तो फासिस्ट के अनुसार जो स्टेट है वो न्याय और सद्गुण का अवतार है। एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस एंड वर्च्यू। क्यों? नेशन इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता था फासिस्ट के अकॉर्डिंग। तो उसको ये फालतू भी नहीं कहेंगे, क्लास स्ट्रगल भी नहीं कहेंगे और एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं कहेंगे। तो आप इसे गैस भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द इकोनॉमिक स्फीयर फासिज्म स्टूड फॉर। आर्थिक क्षेत्र में फासीवाद किसके लिए खड़ा है? फ्री ट्रेड और कंपटीशन की बात करता है या स्टेट रेगुलेशन? तो ये बात करता है स्टेट रेगुलेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फ्री ट्रेड और कंपटीशन की बात तो कैपिटलिज्म में होती है। नेक्स्ट है इन दी पॉलिटिकल स्फेयर द फासिस्ट स्टूड फॉर। पॉलिटिकल स्फेयर अभी हमने देखा इकोनॉमिक स्फेयर में, अब हम बात कर रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में। तो ये बात करते हैं आपके सिंगल पार्टी गवर्नमेंट की। ठीक है, फासिज्म स्टूड फॉर, फासीवाद किसके लिए हुआ? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के तो अगेंस्ट हुआ था। एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में जो डिफेक्ट हैं उसको हटाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए, डिफेक्ट को हटाने के लिए, ऐसा भी इन्होंने तो पूरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ही नहीं हटाना था। तो सी क्या है इसका राइट आंसर? 187 ऑप्शन सी, अबॉलिशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। जो फासिज्म है ये, इसके जो फीचर्स की बात करें तो अथॉरिटेरियन नेशनलिज्म हो गया, और लीडर को और स्टेट को क्या है ये ग्लोरीफाई करते हैं। डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल प्लूरलिज्म को रिजेक्ट करते हैं, और मिलिटरिज्म और वायलेंस को एज अ टूल यूज करते हैं फॉर नेशनल रेजुविनेशन। एंड दे आर एंटी कम्युनिज्म एंड दे आर एंटी लिबरलिज्म। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ फासिज्म। ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 188। द फासिस्ट वर opposed to democracy on account of various reasons. Which one of the following reasons have been wrongly listed? तो 3 इसमें से रीज़न है और एक रीज़न नहीं है, वही आपसे पूछा गया है। बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन इनहेरेंट वर्थ ऑफ मैन, क्योंकि वे आदमी के स्वाभाविक मूल्य में विश्वास नहीं करते थे, या फिर बिकॉज दे फेल्ट दैट मासेस वर नॉट कॉम्पिटेंट टू गवर्न देमसेल्फ, सोचते थे कि आम लोग अपने आप पर, जो आम लोग हैं वो अपने आप पर शासन करने के लिए असमर्थ हैं। बिकॉज दे बिलीव्ड इन ह्यूमन इनइक्वालिटी, क्योंकि वे मानव असमानता पर विश्वास करते थे, या फिर बिकॉज मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल्स, बिकॉज बहुसंख्यकों में मूर्ख होते हैं। तो फासिस्ट डेमोक्रेसी को अपोज करते थे बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजन्स। ये उनका रीज़न नहीं था, तो इसलिए ये क्या है आपका आंसर, क्योंकि आपसे पूछा है रॉन्गली लिस्टेड। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फासिस्ट इन इटली वॉज टू ट्रांसफॉर्म इटली। तो वो इटली को किस में ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे? ग्रेट पावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 190। द फासिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फासियो, जिसका मतलब है बंडल ऑफ रॉड्स। फासिस्ट रिगार्डेड इंडिविजुअल एज सुपीरियर नेशन, नहीं, नेशन सुपीरियर मानते थे ये। ठीक है, तो 191 का क्या आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं लास्ट 10 क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 192। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज सुप्रीम अकॉर्डिंग टू फासिस्ट? फासिस्ट के अकॉर्डिंग क्या सुप्रीम था? फासिस्ट के अकॉर्डिंग सुप्रीम था राष्ट्र, नेशन। तो ये इसका राइट आंसर है। द राइज ऑफ फासिज्म इन इटली वॉज द रिजल्ट ऑफ, किस कारण हुआ फासिज्म इटली के अंदर? बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हु कंसीडर्ड सेविंग एज अ नेसेसरी डेवलपमेंट फॉर नेसेसरी कंडीशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट? आर्थिक विकास के लिए जो बचत है वो एक नेसेसरी कंडीशन है, ऐसा बोलने वाले थे आपके एडम स्मिथ। ठीक है, 194 का क्या हो गया राइट आंसर? ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म लेवल्ड अगेंस्ट द क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट। यानी विकास के शास्त्रीय सिद्धांत पर की गई निम्न में से कौन सी आलोचना सही नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे एक तो ऑप्शन डी है, अगर ये तीनों सही हैं तो डी आंसर होगा, या फिर इन तीन में से कोई दो सही हैं वो पता कर लीजिए आप। तो पहला देखिए, पहला ऑप्शन है इट अंडर एस्टिमेट द पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, उसने तकनीकी प्रगति को कम महत्व दिया। इट फेल्ड टू एडिक्वेटली एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनिंग एग्रीगेट डिमांड, पूर्ण योग मांग बनाए रखने की समस्या को उसने सही तरीके से विश्लेषित नहीं किया। तो आपसे क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। तो ए और बी तो करेक्ट हैं, ये दोनों कारण थे क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के क्रिटिसाइज करने के लिए। तो सी इसका क्या है, राइट आंसर के इट अटैच टू मच इंपॉर्टेंस टू द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट, इस वजह से उसको जो है वो क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है। विकास का जो शास्त्रीय सिद्धांत है उसने तकनीकी प्रगति को कम महत्व दिया, बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है अटैच टू मच इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस तो दी थी बट बहुत ज़्यादा नहीं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्क्सियन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जो मार्क्सियन थ्योरी है डेवलपमेंट की, विकास का जो सिद्धांत है वो क्या है, वह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक घटक, तीनों घटकों का मिश्रण है। ब्लेंड ऑफ ऑल इकोनॉमिक, सोशोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कैपिटल एक्यूमुलेशन विच अकॉर्डिंग टू मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट इज रेंडर्ड पॉसिबल बाय। मार्क्स के अनुसार जमा की गई पूंजी का विकास के लिए योगदान तभी मुमकिन है जब टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो, या वेजेस रिडक्शन हो, या वर्किंग आवर में इंक्रीज हो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है रिडक्शन ऑफ वेजेस। मजदूरी में कमी जब होती है तभी जमा की गई पूंजी जो है वो विकास में उसका योगदान नहीं हो सकता। रिडक्शन ऑफ वेजेस, जब वेजेस ही नहीं होंगे तो कैपिटल एक्यूमुलेशन कहाँ से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लुक्ड अपॉन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज अ रेस बिटवीन कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। किसने आर्थिक विकास को पूंजी संग्रह और जनसंख्या बढ़त के बीच की दौड़ बताया। मार्क्सियन राइटर्स, या फिर क्लासिकल राइटर्स, या फिर नियो क्लासिकल राइटर्स। तो ऐसा बताने वाले थे आपके नियो क्लासिकल राइटर्स, नव शास्त्रीय लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द चीफ डिफेक्ट ऑफ द नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, विकास के नव शास्त्रीय सिद्धांत का प्रमुख दोष, चीफ जो मेन उसकी डिमेरिट है, ड्रॉबैक है, कमी है, वो आपको बतानी है। इट अटैचेस टू मच इंपॉर्टेंस टू फैक्टर्स लाइक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एटीट्यूड ऑफ द पीपल, वह राजनीतिक स्थिरता और लोगों के रवैया जैसे घटकों को बहुत अधिक महत्व देता है। या फिर इट कंप्लीटली इग्नोर फैक्टर्स लाइक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एटीट्यूड ऑफ पीपल, यानी राजनीतिक स्थिरता और लोगों के रवैया जैसे घटकों को पूर्णतः उपेक्षा करता है। या इट रिफ्यूज टू कंसीडर डेवलपमेंट एज अ ग्रेजुअल, वह विकास को क्रमिक मानने से इनकार करता है। तो मेन कमी क्या है, इट कंप्लीटली इग्नोर द फैक्टर्स लाइक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एटीट्यूड ऑफ पीपल, 20 का राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सोशलिस्ट स्टैंड फॉर, समाजवादी जो देश हैं, स्टेट्स हैं, वो किसके लिए खड़े होते हैं। रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ पुअर एंड ट्रॉडन सेक्शन, गरीब और पिछड़े लोगों का दर्जा बढ़ाना, या प्रोवाइडिंग मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रोग्रेस टू ऑल मेंबर ऑफ कम्युनिटी, समाज के लिए सभी सदस्यों की प्रगति के लिए अत्यधिक मौके मुहैया कराना, या ओनली पुलिस फंक्शन ऑफ स्टेट, देश को केवल पुलिस कार्य करना है, या लीविंग द इंडिविजुअल कंप्लीटली टू डाई, व्यक्ति को पूर्णतः मरने के लिए छोड़ दिया जाए। तो सोशलिस्ट स्टेट बात करते हैं समाज के सभी सदस्यों की प्रगति के लिए अत्यधिक मौके मुहैया कराए जाए, प्रोवाइडिंग मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रोग्रेस टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, 20 का क्या है राइट आंसर। तो इस तरह से हमने 2015 का जो आपका एग्ज़ाम था, 28 जून को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था टायर 2 का, उसके सभी 200 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एंड इसके जो पहला वाला पार्ट था, ये आपका पार्ट बी है। पार्ट ए में 1 से लेके 100 क्वेश्चन है, वो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में थोड़ी भी बेनिफिशियल अगर लगे ये वीडियो, तो आप इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपने कलीग्स एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।
एंड चैनल को लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल IR मेंटोर, जहाँ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर क्विज अपलोड करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड आप सभी के जो DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस के एडमिट कार्ड हैं वो भी आउट हो चुके हैं, तो आप अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लीजिए। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।